हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया में। जैसे कि भाई आपने देखा होगा, कुछ सरकारी बैंक भी होते हैं, कुछ प्राइवेट बैंक होते हैं, तो कोई फॉरेन बैंक होता है, कोई बहुत छोटे छोटे बैंक्स भी होते हैं, कोई बहुत बड़े बैंक्स होते हैं। तो ये कितने तरह के बैंक्स होते हैं, सबकी क्या खासियतें हैं, ये सब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले तो आप समझिए कि जितने भी ये बैंक्स हैं ना, जो आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, इन सबको हम शेड्यूल्ड बैंक्स कहते हैं। और आरबीआई इन सब पे कंट्रोल रखता है अपना, ताकि कोई भी बैंक जो अपनी मनमानी ना कर रहे थे कि जिसको भी मन में आया उसको लोन दे दे और बाद में डूब जाए तो आम डिपॉजिटर्स का पैसा हड़प ले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए ऐसा ना हो तो आरबीआई कंट्रोल करता है। अब आरबीआई ने ही बहुत सारी जो है डिस्टिंक्शंस बनाई है बैंक्स के बीच में। तो एक एक करके हम सारी डिस्टिंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले तो आरबीआई कहता है कि दो कैटेगरी की बैंक्स होती हैं जो मेरे अंडर आती हैं: कमर्शियल बैंक्स और दूसरा हो गया कोऑपरेटिव बैंक्स। दोनों ही शेड्यूल्ड बैंक्स कहलाते हैं। और किसी भी शेड्यूल्ड बैंक को बनने के लिए मिनिमम 5 लाख की कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। 5 लाख पेड अप कैपिटल। ये तो हो गया शेड्यूल्ड बैंक, जिसके अंदर दो बैंक आ गए हमारे। अब एक और तरीके के बैंक होते हैं जो पूरी तरह से बैंक नहीं कह सकते, पर बैंक जैसी एसोसिएशंस ही होती हैं, जो जनरली सरकार के द्वारा खोली जाती हैं। इन्हें हम नाम दे देते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फाइनेंस से जुड़ी हुई जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम आगे जाके सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बट हम फिलहाल आपको कुछ डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कमर्शियल बैंक से। तो ये चार तरह के कमर्शियल बैंक जनरली होते हैं। सबसे पहले तो प्राइवेट बैंक्स हो गए, फिर उसके बाद हो गए नेशनलाइज्ड बैंक्स, जो कि अब इंडिया में 12 ही बचे हैं। उसके बाद हो गए फॉरेन बैंक्स। उसके बाद हो गए आरआरबी, रूरल रीजनल बैंक्स हो गए। ठीक है, तो अब एक एक करके इनको देखते हैं। तो प्राइवेट बैंक्स कौन से होते हैं? जिसमें जो गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इज बिलो 50%। पहली बात तो ये। और दूसरा, इंडियन रजिस्टर्ड बैंक्स। ये बैंक्स जो हैं ये इंडिया में खोले गए हैं, मतलब इनके जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो इंडिया में ही हैं। तो ये इसलिए इनको प्राइवेट बैंक्स कहा जाता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर कुछ और बन जाएगा, वो हम आपको बताएंगे। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, और ढेर सारे बैंक हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, केएमबी भी कह देते हैं जिसको हम, एक्सिस बैंक। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं ना, ये फिर सब या तो जो है 1971 में नेशनलाइजेशन के बाद से जो आए, फिर उसके बाद 1991 आया। 1971 में तो सारे नेशनलाइज बैंक बन गए, यहाँ हम लिख देते हैं। पर ये जो प्राइवेट बैंक थे 1990 तक, इनका कुछ अता पता ही नहीं था। अगर खुले भी हुए थे तो कामयाब नहीं थे, या फिर ज्यादातर तो खुले हुए थे, नहीं थे। तो प्राइवेट बैंक जो है 1991 और 1998, ये दोनों ही टाइम थे। इन दोनों के बाद ही जो है ये बैंक्स खुल पाए। और ये दोनों ईयर जो हमने ऐसे ही नहीं लिख दिए हैं, ये दोनों ईयर में नरसिम्हम कमेटी 1 और 2 बैठी थी, और उनके ही रिकमेंडेशंस के बाद में बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा ओपन किया गया। इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया कि प्राइवेट बैंक्स भी पनप सकें और उसमें जो है इंडिया की प्रॉस्पेरिटी में हिस्सा ले सकें। तो ये हो गया हमारे प्राइवेट बैंक्स। अब देखते हैं नेशनलाइज बैंक्स के बारे में। तो जैसा हमने आपको बताया कि कुल मिला के 12 नेशनलाइज बैंक्स होते हैं। इन्हें आप पीएसबीज भी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। मैं ये प्राइवेट बैंक्स को हटा देता हूँ।
अब अगर इनको कहें हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि इसमें पब्लिक का यानी गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, और कितना पैसा लगा हुआ है, मिनिमम 51% शेयर होल्डिंग, 51% GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर होल्डिंग। अब एक जैसे कि आप बैंक देखेंगे JNK बैंक, उसमें जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का GOI का पैसा नहीं लगा हुआ, इसलिए उसको हम जो PSU में नहीं गिनते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे 12 बैंक हैं जो कि PSU हैं, PSBs आते हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल SBI बैंक, कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा PNB बैंक, तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर कैनरा बैंक, उसके बाद इंडियन बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद हो गया हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और कौन कौन से बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB भी कह देते हैं जिसको हम, इंडियन ओवरसीज बैंक। उसके अलावा UCO बैंक, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और लास्ट में आ जाता है हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक, P&S बैंक। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये हमारे 12 सरकारी बैंक हो गए जो इस टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। बाकी बैंक या तो प्राइवेट हैं या किसी और कैटेगरी के हैं, या फिर स्टेट्स ने उनमें मेजर शेयर होल्डिंग कर रखी है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनमें 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं कर रखी है, या फिर वो जो मर्ज हो चुके हैं इन 12 बैंक्स के अंदर ही। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो इनमें से धीरे धीरे कुछ बैंक्स को और प्राइवेट करती जा रही है, जो आगे हम आने वाले कुछ सालों में देखेंगे। अब आइए वापस आ जाते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, फॉरेन बैंक्स। अब ये फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं, ये ना तो प्राइवेट बैंक कहलाएंगे, ना ये नेशनलाइज्ड बैंक्स कहलाते हैं। ये मैं हटा देता हूँ बाकी दोनों कैटेगरीज। ये जो है इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं होते, ये सिर्फ इंडिया में काम कर रहे हैं। इनके अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो DBS बैंक, जिसने अभी अभी लक्ष्मी विलास बैंक को एक्वायर किया है। उसके अलावा सिटी बैंक, बहुत पॉपुलर बैंक है इंडिया में। अगेन ऐसा ही पॉपुलर बैंक HSBC बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, और बहुत ही लंबी लिस्ट है ऐसे बैंक की, जिनमें से मैं आपको बता दूं सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस और बैंक ऑफ अमेरिका अमेरिकन बैंक्स हैं। बैंक ऑफ स्कॉटलैंड तो स्कॉटलैंड का बैंक हो ही गया, समझ में आता ही है। इस तरह से सिंगापुर के भी अपने बैंक है, जापान के भी अपने बैंक हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं। फिर एक स्विस बैंक तो हमने सुना ही है, उसका इंडिया में काम नहीं है उतना, वो खाली इंडियन फंड्स उधर जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे फॉरेन बैंक जो कि नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया। एंड मेजर फॉरेन शेयर होल्डिंग, इंडियंस का इन बैंक्स में जो है, इन बैंक्स के जो शेयर्स हैं उनमें पैसा भी नहीं है, जनरली फॉरेन कंट्रीज के ही लोगों का ही पैसा है इन बैंक्स में, तो इसलिए इनको फॉरेन बैंक्स कह दिया जाता है। बहुत ही कम काम करते हैं फॉरेन बैंक्स, उतना कामयाब भी नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि सिटी बैंक जो है अपना रिटेल बिजनेस इंडियन बैंक्स को बेचना चाहते हैं, क्योंकि वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया एटलीस्ट रिटेल बैंकिंग में। कॉर्पोरेट सेक्टर में इन सबको फिर भी थोड़ी सी जो है कामयाबी हासिल है, क्योंकि वहां पे एकदम से बड़ा मनी इनको मिलता है और ये कम इंटरेस्ट रेट पे उनको देते हैं, तो अट्रैक्ट कर पाते हैं। बट रिटेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस वगैरह और बहुत कम सुविधाएं मिल पाती हैं, उतनी इनकी ब्रांचेस वगैरह नहीं है कि इंडिया में रिटेल सेक्टर के लिए ज़्यादा कुछ बेनिफिशियल ये कर पाएँ। और ऑलरेडी इंडिया के खुद के ही बैंक्स इतने रॉबस्ट हैं कि उन्हें हमें जो है फॉरेन बैंक की उतनी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, तो इनको भी हम हटा देते हैं फॉरेन बैंक्स।
तो अब बचे लास्ट में हमारे आरआरबी। जैसे कि हम आपको बताते रहते हैं कि भाई आरआरबी रीजनल और रूरल एरियाज के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। जब गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है पूरा वो उससे रूरल जो एरियाज हैं वो टच नहीं हो पा रहे हैं, रूरल एरियाज बिल्कुल भी बैंक्स के साथ में जुड़े हुए नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि 1975 में हम आरआरबीज खोलेंगे जिनका मेजर मकसद होगा कि प्रायोरिटी लैंडिंग की जाए। 75% ऑफ लोन should be priority lending। किस तरह की प्रायोरिटी लैंडिंग ये इसकी बात कर रहे हैं हम, और इसमें रूरल का क्या काम आया, क्योंकि ये जो प्रायोरिटी लैंडिंग है ये जनरली रूरल एरियाज से ही एसोसिएटेड है, जैसे कि एग्रीकल्चर। मिनिमम 18% ऑफ टोटल लोन्स इनको जो एग्रीकल्चर को देना ही पड़ेगा। या फिर हमारे हो गए स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, जो गांवों में छोटे छोटे काम कर छोटी छोटी फैक्ट्रियां खोल लेते हैं या एक दो मशीन की फैक्ट्रियां अपनी खोल लेते हैं, तो उन लोगों के लिए इस तरह से बहुत ही जो भी मतलब अगर कोई गांव में अपना कोई काम करना चाहता है छोटा सा, तो उसके लिए रूरल बैंक्स जो है उस कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आरआरबी। और इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, प्रथम आरआरबी सबसे पहले खोला गया था गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें एक और नियम है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि जीओआई, उसका तो 51% शेयर होल्डिंग होगी, और जो स्टेट्स हैं 50% होगी, और स्टेट्स की 15% होगी। और बाकी सब किसका होगा, तो फिर बाकी सब होगा प्राइवेट बैंक्स का, या फिर जो भी बैंक इनके साथ में जुड़ना चाहता है। सिर्फ प्राइवेट बैंक की कंपलसरी नहीं है, कोई भी बैंक, जैसे हमने डेवलपमेंट बैंक की बात करी या फिर कोई सरकारी बैंक की क्यों ना हो, अगर वो अपना योगदान देना चाहता है, वो अपनी तरफ से आरआरबी खोलना चाहता है, तो उसमें 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 15% स्टेट पैसा लगाएगी, और 35% जो है प्राइवेट बैंक अपना, कोई भी बैंक जो कॉरस्पॉन्डिंग बैंक अपना खोल सकता है, उसको कहा जाएगा स्पॉन्सर बैंक, जिसकी इसमें शेयर होल्डिंग होगी 35% के करीब। और ये सिर्फ जो आरआरबी खोले जा रहे हैं प्रायोरिटी लैंडिंग के लिए खोले जा रहे हैं, इसलिए जो है कई सारे बैंक्स इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं भी लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है एनपीए ज़्यादा बनने का रिस्क रहता है, और अगर आप जब आपको लोन देने की बात आती है तो इंटरेस्ट रेट आपको कम रखना पड़ता है, क्योंकि जो है इतना ज़्यादा ये प्रॉफिट वाले बिजनेसेस नहीं होते हैं, एग्रीकल्चर या स्मॉल मैन्युफैक्चर इतना ज़्यादा भारी इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं। तो ये हो गया आरआरबी। तो 4 तरह के हमने कमर्शियल बैंक्स अब पढ़ लिए हैं। अब हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स भी 5 तरह के होते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। इनके साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरह का बैंक बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम सबसे बड़े से बात करते हैं अर्बन बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ये स्टेट लेवल्स पे काम करते हैं। स्टेट लेवल पे काम करने का क्या मतलब हुआ कि पूरा जैसे पीएमसी बैंक की हम बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र और पंजाब दो जगह वो काम कर रहा था। स्टेट मोर देन, या तो एक कंप्लीट स्टेट्स भी हो सकती हैं, वन और मोर स्टेट्स, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर तो कोई बैंक सिर्फ एक ही स्टेट में काम कर रहा है तो उसे हम स्टेट बैंक्स भी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी कह सकते हैं, विद इन आ स्टेट। और अगर कोई बैंक जो अर्बन पे का अर्बन सॉरी अगर कोई बैंक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना चाहता है तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक कह देंगे, विद इन आ डिस्ट्रिक्ट। अब कुछ ऐसा भी होता है कि भाई कोई जो है लोकल डेवलपमेंट बैंक्स भी होते हैं, ये कुछ अलग बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक ही हैं पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है लोकल डेवलपमेंट बैंक्स में? इनको ये मैटर नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहे हैं या स्टेट के अंदर आ रहे हैं या स्टेट से ज़्यादा बड़े हैं, इसमें ये लोग जो है लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स देते हैं, लॉन्ग टर्म एग्री लोन्स। अब ये सब भी आ जाने के बाद लास्ट में सबसे छोटे बैंक्स आते हैं, लोकल बैंक्स। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, लोकल बैंक से कि अपने एरिया में थोड़ा बहुत काम कर लिया, बस उतना ही इनका रोल होता है। तो ये 5 तरह के हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। अब हम पढ़ते हैं जो हमने कहा था कि शेड्यूल्ड बैंक से भी अलग एक और बैंक होता है डेवलपमेंट बैंक, उनसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा खोली गई हैं। आप ये सब नोट कर लीजिए उससे पहले।
अब डेवलपमेंट बैंक्स हम देख रहे थे। सबसे पहले तो हम आईएफसीआई की बात करेंगे। अब आईएफसीआई क्या करता है? लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रियलिस्ट एंड मैन्युफैक्चरर्स। लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रियलिस्ट एंड मैन्युफैक्चरर्स। क्योंकि जब भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि कंप्लीटली 10 साल 20 साल में होने हो, तो बैंक्स या कोई भी इंस्टीट्यूशन डरता है ऐसे कंपनीज को, ऐसे प्रोजेक्ट्स को लोन करने में। क्योंकि पता नहीं कंप्लीट कब होगा, ये 20 साल में तो हम ही बचेंगे कि नहीं बचेंगे यही नहीं पता, तो कि कौन लोन देगा इन लोगों को। तो आईएफसीआई गवर्नमेंट द्वारा स्टैब्लिश की गई ऐसी संस्था है जो इन लोगों को लॉन्ग टर्म लोन्स देती है। और आप एक बात ध्यान रखिए कि इतने ज़्यादा जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं स्पेशली इंडस्ट्री और हैवी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो इसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि एनपीए बनने का। तो वो भी सब एनपीए जो है आईएफसीआई झेलती है, इनडायरेक्टली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही झेलती है उस सबको भी। पर जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो इंडिया की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की। अब एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं हम, जो सिडबी प्रोवाइड करती है। सिडबी प्रोवाइड करती है, उसके अलावा एसएचजी प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों ही समझने जरूरी है। सिडबी प्रोवाइड करती है स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन। नाम तो बड़ा लगता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पर असल में ये बहुत छोटे छोटे से फाइनेंशियल वर्किंग अपने होते हैं कि थोड़ा बहुत लोन ले लिया, थोड़ा बहुत दे दिया, बहुत ज़्यादा इनके पास मनी नहीं होता है, बट ठीक है कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपने लेवल पे। तो ऐसे लोगों को अप टू 60,000 तक का लोन दे सकती है सिडबी, अप टू 60,000। और एसएचजीज हो गए स्मॉल हेल्प ग्रुप्स, अप टू 1 लाख। अब आप समझिए कि एसएचजी का कंसेप्ट क्या है, जो हमने बताया आपको कि स्मॉल हेल्प ग्रुप। ये क्या हुआ कि सरकार ने गांव के लोगों से कहा कि आप जो है अपने गांव में, स्पेशली औरतों से कहा कि आप जो है खुद का ही एक ग्रुप बना लीजिए आपस में, 20 लोगों का भी या फिर 50 लोगों का, बड़े होते हैं तो कुछ 1000 लोगों तक का भी जोड़ते जाते हैं लोगों को ही आपस में। और आपस में पैसा इकट्ठा कीजिए और उसको जो है जो भी आप लोगों में जिसको भी जरूरत होगी उसको दे दीजिए। आपको याद आ रहा होगा, हमने कुछ पढ़ा था पहले कि भाई किटी भी जिसे कहा जाता है उस टाइप के लोन्स को, कि लोगों में आपस में इकट्ठा किया और जिसको भी जरूरत है उसको दे दिया। ये वैसा ही कंसेप्ट है, बस उससे बहुत डिफरेंट है। यहाँ ये एक बैंक की तरह काम कर रहा है कि बहुत सारे लोगों ने पैसा जुटाकर डाला, थोड़ा बहुत जिसके पास जितना था उसने उतना डाला। 100 रुपये था 100 रुपये डाला, जब था जब डाला, 10,000 था तो 10,000 डाला, नहीं था तो निकाल भी लिया जरूरत पड़ी तो जिसको भी अगर मान लीजिए लोन की जरूरत पड़ती है इन्हीं लोगों में से आपस में ही, तो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे ये लोग लोन दे देते हैं उसकी जरूरत के हिसाब से, और वो अपने जो है काम चालू हो जाता है और धीरे धीरे लोन वापस कर देता है। इस ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है, ताकि स्पेशली गांव की जो औरतें हैं उनको अपने छोटे मोटे सिलाई बुनाई का काम के लिए मशीन चाहिए, या किसी भी और छोटे मोटे काम के लिए अगर उन्हें कुछ भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एसएचजी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है रूरल एरियाज में। तो ये आईएफसीआई हो गए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, सिडबी और एसएचजीज हो गए छोटे छोटे जो लोन्स के लिए। अब वो एक और आता है एक्जिम और नबार्ड। ये किस काम आते हैं? अगर एक्जिम की बात करें तो जैसे नाम से पता चल रहा है, ई एक्स यानी कि ये एक्सपोर्ट मतलब होता है इसका, और आई मतलब इंपोर्ट, और एम मतलब मैनेजमेंट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट लोन्स टू एंकरेज एक्सपोर्ट एज वेल एज इंपोर्ट। अगर आप कहीं से इंडिया में जो है बाहर के देश से माल मंगवा रहे हैं तो आपको पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो एक्जिम हेल्प कर देगा। चाहे कितना भी बड़ा आपका लोन हो, एक्जिम हेल्प कर देता है। साथ में इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं ये कंपनीज आपको। और उसके अलावा अगर आपको जो एक्सपोर्ट करना है कुछ भी, तो पैसा तो जो है मान लीजिए 3 महीने 6 महीने में आना है, तो इतने जो आपको फाइनेंस करने हैं कौन कौन काम करेगा? एक्जिम। एक्जिम हेल्प करेगा आपको फाइनेंस करने में आपके एक्सपोर्ट को। अब नबार्ड की बात करें तो सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चरल लोन्स, लोन्स टू फार्मर्स।
और नाबार्ड बहुत ही ज़्यादा कामयाब ऑर्गेनाइजेशन है। इसने बहुत सारे करोड़ों फार्मर्स की जो हेल्प करी है उन्हें लोन देकर, और बहुत सारी गवर्नमेंट जो है इसके जो लोन नाबार्ड देती है उसको माफ़ भी कर देते हैं बाद में, उसका नहीं तो उसका इंटरेस्ट तो माफ़ कर ही देते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट में नाबार्ड का बहुत हाथ रहा है। तो ये हमने कुछ 5 आज बड़ी डेवलपमेंट बैंक्स, एक आईडीबीआई भी था इनमें से जो मर्ज हो गया आईडीबीआई बैंक में, फिर वो फर्दर मर्ज हो गया है, तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे इस तरह की फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो में सभी बैंक्स समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ के सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और साथ ही दोस्तों, हम आपको 2 टेबल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको भी देखिएगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन टेबल्स में से अक्सर देखा गया कि कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इन पूरी टेबल्स को अच्छे से याद करना है आपको।